हेलो एवरीवन, आर्मी भर्ती ओरिजिनल पेपर सीरीज डिस्कशन का ये पहला वीडियो है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 मार्च 2021 का हैदराबाद सीएमई आरटी सेंटर का आर्मी जीडी पेपर। तो उससे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम राजबीर सिंह शौरान है। मैं 1999 में 1999 में पेंशन आ गया था जेसीओ से। जब कारगिल चल रहा था उस समय पेंशन आया था। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। Who was the first Muslim woman ruler of Delhi? दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक आपको नाम बताना है। ए नूरजहां, बी बेगम हजरत महल, सी सुल्तान रजिया, डी चांद बीबी। तो कौन थी दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासक? सो जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा है, दे आर राइट, सुल्तान रजिया। सुल्तान रजिया, और ये सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी और इनकी कब्र कहां पर है? हरियाणा में कैथल के पास। ये जो बाकी ऑप्शन में दिए हैं, नूरजहां, नूरजहां कौन थी? नूरजहां जहांगीर की पत्नी का नाम था। नूरजहां जहांगीर की पत्नी। बी में दिया है बेगम हजरत महल। हजरत महल कौन थी? ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। किसकी? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ये नवाब के, अवध के नवाब थे और इनकी दूसरी पत्नी थी। इन्होंने 1857 में 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ से नेतृत्व किया था। एक है चांद बीबी। ये चांद बीबी कौन थी? ये अहमदनगर की रानी थी। अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, अहमदनगर की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर इज। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 5 वर्ष, बी इनमें से कोई नहीं, सी 6 वर्ष, डी 2 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष और लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष। ठीक। और उम्र राज्यसभा के सदस्यों के लिए 30 साल की उम्र होना जरूरी है और लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 साल की उम्र होना जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The largest irrigation canal in India is called the। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? सबसे बड़ी सिंचाई नहर सरहिंद नहर, ऊपरी बारी दोआब नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर। बार बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकेटेड? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकादमी कहां पर स्थित है? ए दिल्ली, बी मसूरी, सी शिमला, डी ऊटी। सो जिन्होंने ऑप्शन बी सोच रखा है, राइट, बी मसूरी इज द राइट आंसर। तो ये आईएएस वालों की ट्रेनिंग होती है मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में। इसी तरह अगली बार आ सकता है सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी कहां पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी, तो ये हैदराबाद में है। हैदराबाद सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी, जो कि आईपीएस का ट्रेनिंग होता है, और मसूरी में आईएएस का। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आईएमए के बारे में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए कहां पर है? आईएमए देहरादून में है। देहरादून, आईएमए कहां है? देहरादून में। और कई बार एनडीए के बारे में पूछ लिया जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए कहां है? एनडीए खड़गवासला। खड़गवासला, खड़गवासला ये लोनावला के पास है, पूना के पास। तो इनका आपको मालूम होना चाहिए, एनडीए खड़गवासला में है, आईएमए देहरादून में है, और लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी मसूरी में है, और सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खासी एंड गारो ट्राइब्स मेनली लिव इन। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहां पर रहते हैं? ए मेघालय, बी नागालैंड, सी मिजोरम, डी मणिपुर। तो कहां पर रहते हैं? जिन्होंने ऑप्शन ए सोच रखा है, राइट, मेघालय। मेघालय में खासी, गारो व जयंती नाम की पहाड़ियां हैं। खासी पहाड़ी पर खासी जनजाति रहती है, गारो पहाड़ी पर गारो जनजाति व जयंती पहाड़ी पर जयंती जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इंपोर्टेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया इज। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहां पर है? ए मनावत कुरिची, बी गोरीबिदानूर, सी जादूगोड़ा, डी वासी। तो जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा है, राइट, जादूगोड़ा। यूरेनियम की सबसे बड़ी खान कहां पर है भारत में? जादूगोड़ा। नेक्स्ट। प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट
व्हाट डिग्री मेरिडियन? भूमध्य रेखा खालिस्तान डिग्री मध्याह्न पर स्थित है। भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर स्थित है? 180 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिल्ली, बॉम्बे, सूरत, कलकत्ता। सो जिन्होंने ऑप्शन बी सोचा है दे आर राइट, बॉम्बे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष थे। कई बार अध्यक्ष का पूछ लिया जाता है। और इसमें कई बार यह भी पूछ लेते हैं कि भी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट। कई बार पूछते हैं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाला रेस, ए ट्रेडिशनल बफेलो रेस इज बीइंग हेल्ड इन। कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। बताइए कहां होता है कंबाला रेस भैंसों की? तो जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा दे आर राइट, कर्नाटक इज द राइट आंसर, कर्नाटक। और तमिलनाडु में कौन सा होता है? जल्लीकट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी। आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा क्या कहलाती है? ए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी शुद्ध आर्द्रता, बी रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता, सी सैचुरेटेड एयर यानी भरी हुई हवा, डी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विशिष्ट आर्द्रता। सो जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा है दे आर राइट, सैचुरेटेड एयर भरी हुई हवा। द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर। क्यों? एयर सैचुरेटेड है और इसके अंदर मॉइस्चर नहीं आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनामकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन। मीनामकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? बेंगलुरु, कोयम्बतूर, चेन्नई, हैदराबाद। जल्दी बताइए कहां पर है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चेन्नई। मीनामकम हवाई अड्डा कहां पर है? चेन्नई में। बेंगलुरु में कौन सा है? बेंगलुरु में है कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा कहां पर है? बेंगलुरु में। कोयम्बतूर में कौन सा है? कोयम्बतूर पीलामेड हवाई अड्डा। पीलामेड हवाई अड्डा कोयम्बतूर। और हैदराबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी जिसको सबसे अच्छे हवाई अड्डे का प्राइज मिला हुआ है, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। तो चेन्नई में कौन सा था? मीनामकम। तो ये बाकी भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े थे? बुद्ध के जीवन से जुड़े थे वो बताना है आपको। ए मगध, बी गांधार, सी अवंती, डी कौशल। इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आईएएस के प्री एग्जाम के अंदर आ चुका है। वहां पर इसका फिर ऑप्शन में आंसर भी दिया था ए एंड डी, मगध व कौशल। मगध व कौशल दोनों जवाब सही हैं। इसके दोनों जवाब सही हैं, मगध व कौशल। क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में और महात्मा गांधी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी पड़ती है कौशल राज्य में पड़ती थी लुम्बिनी। मगध महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु कुशीनगर में हुई थी जो कि मगध में पड़ता था। तो ये दोनों राइट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ट्राइब ऑफ द धौलाधर रेंज। निम्नलिखित में से धौलाधर पर्वतमाला की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। पहले तो मालूम होना चाहिए ये धौलाधर पर्वतमाला है कहां पर। ये धौलाधर पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। तो कौन सी जनजाति रहती है यहां पर? ए लेप्चा, बी थारू, सी अबोर, डी गड्डी। गड्डी या गद्दी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गड्डी या गद्दी। गद्दी जनजाति रहती है धौलाधर पर्वत हिमाचल प्रदेश में। और जो कि मौसम के अनुसार सर्दी के मौसम में ये नीचे की तरफ आ जाते हैं और सर्दियां चली जाती हैं तो फिर ऊपर की तरफ चले जाते हैं पहाड़ों में। यहां पर ऑप्शन में एक दिया था लेप्चा। लेप्चा कहां की है? लेप्चा सिक्किम की है। लेप्चा जनजाति कहां की है? सिक्किम। यह भी मालूम होना चाहिए आपको। थारू, थारू जनजाति कहां की है? कई बार पूछा जाता है थारू के बारे में। ये उत्तराखंड, उत्तराखंड व यूपी, साथ में नेपाल में भी है, नेपाल।
उत्तराखंड, यूपी व नेपाल में थारू। एक और दिया है अबोर। अबोर, अबोर ये अबोर नाम की पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में अबोर नाम की पहाड़ी है और अबोर पहाड़ी के ऊपर रहती है अबोर जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज एडमायर्ड एज टेम्पेस्टुअस हिंदू इन 1893 इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो। 1893 के शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहा गया था। यहां पर इस क्वेश्चन में जो पेपर में दिया था, यहां पर 1893 की बजाय 1853 दिया था और इंग्लिश वाले में सही था। ऑलवेज इंग्लिश वाला सही माना जाता है, वैसे 1893 में ही था। तो कौन थे? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी गौतम बुद्ध, डी स्वामी विवेकानंद। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का ऐतिहासिक भाषण शिकागो में सन 1893 में था। और स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना। और रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा, वह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ विच बैंक आर लोकेटेड इन मणिपाल कर्नाटक। किस बैंक का मुख्यालय मणिपाल कर्नाटक में? यहां भी मेन क्वेश्चन के अंदर मणिपाल की बजाय गलती से लिखा था मणिपुर, तो जिसमें हो गया था भाई किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर कर्नाटक में है, तो सभी का कंफ्यूजन हो गया था उसकी वजह से। सो मणिपुर नहीं है, मणिपाल, इंग्लिश वाले मणिपाल। कॉर्पोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, विजया बैंक। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिंडिकेट बैंक। हालांकि इन बैंकों को मर्ज कर दिया गया है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं इनके ऊपर। इसी तरह था कॉर्पोरेशन बैंक। कॉर्पोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? कॉर्पोरेशन बैंक मंगलोर में है, मंगलुरु या मंगलोर, यह भी कर्नाटक में पड़ता है, मंगलोर समुद्र के किनारे है। कैनरा बैंक, कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर इनका भी कर्नाटक में है, यह बंगलुरु में है, बंगलुरु, बंगलुरु। और विजय बैंक, विजय बैंक का भी बंगलुरु में है, बंगलुरु। यानी इन चारों के हेडक्वार्टर कर्नाटक में है, कॉर्पोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, विजय बैंक। कैनरा बैंक व विजय बैंक के हेडक्वार्टर बंगलुरु में, सिंडिकेट बैंक मणिपाल में और कॉर्पोरेशन बैंक मैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन। मुंह के पीएच का मान खाली स्थान से कम होने पर दांतों का अक्षय प्रारंभ हो जाता है। मुंह के पीएच किससे कम हो जाएगा तो दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे? ए 5.5, बी 10, सी 7, डी 8। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 5.5। और यहां पर 10, अभी जो 7 जो होता है पीएच मान 7 है वो न्यूट्रल होता है, नहीं तो एसिडिक और नहीं बेसिक। तो ये तो एसिडिक है, बेसिक। 10 और ये दोनों 10 और 8 ये तो दोनों बेसिक हुए, जबकि अगर नहीं भी मालूम था तो भी इस पर अंदाजा इसी पर जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ केन शुगर इज। गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या है? ए C12H22O11, बी C4H12O8, C2H O3, C2H4O8। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, C12H22O11। ये शुगर का फॉर्मूला है गन्ना चीनी का। नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज। तांबे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 1038 डिग्री सेल्सियस, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस, 1085 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1085 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज 1085 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एरोडायनामिक्स। आप वायु गति शास्त्र से क्या समझते हैं? ए यह जनन अंगों का विज्ञान है, बी यह हवा और गैस के प्रवाह में होने वाली हलचल का विज्ञान है, सी इनमें से कोई नहीं, डी यह शरीर के दर्द के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। कौन सा होगा? जिन्होंने ऑप्शन बी सोचा है दे आर राइट, यह हवा और गैस के प्रवाह में होने वाली हलचल का विज्ञान है, एरोडायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्न में से किसे कृत्रिम बुद्धि का जनक कहा जाता है? ए जेपी एकर्ट, बी जॉन मैकार्थी, सी चार्ल्स बेबेज, डी ली डे फॉरेस्ट। कौन है कृत्रिम बुद्धि का जनक? सो जिन्होंने ऑप्शन बी सोचा है दे आर राइट, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि के जनक
जॉन मैकार्थी। और ये जेपी एकर्ट कौन थे? जेपी एकर्ट यूएसए के, अमेरिका के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। चार्ल्स बेबेज, ये तो मालूम है सभी को, हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता। एंड ली डे फॉरेस्ट, ली डे फॉरेस्ट इन्होंने ऑडियन इन्वेंटेड किया था। ऑडियन, AUDION, ऑडियन यानी साउंड ऑफ फिल्म रिकॉर्डिंग, फिल्म रिकॉर्डिंग की आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवॉल्वर वाज इन्वेंटेड बाय, रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हेनरी डिंगरिंग, सैमुअल कोल्ट, थियोडोर बर्गमैन, जॉन ब्राउनिंग। रिवॉल्वर, तो रिवॉल्वर को अब कॉक करेंगे तो कैसे आएगा? कोल्ट की आवाज आएगी, कोल्ट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सैमुअल कोल्ट। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोरोनोग्राफ इज यूज्ड फॉर, कोरोनोग्राफ का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। ए आर्टरीज, धमनियों के अध्ययन के लिए, बी वेन्स, नसों के अध्ययन के लिए, सी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप के अध्ययन के लिए, डी क्लोजनिंग एंड फोटोग्राफिंग द सन्स कोरोना, सूर्य के कोरोना का नजदीक से तस्वीर खींचना। तो कौन सा सही होगा? जिन्होंने ऑप्शन डी सोच रखा है राइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सूर्य के कोरोना का नजदीक से तस्वीर खींचना, कोरोनाग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ, हर्ट्ज किसकी इकाई है? ए नंबर ऑफ साइकिल्स, आवर्तन की संख्या, बी प्रेशर, दाब, सी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं, डी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। हर्ट्ज किसकी है? जिन्होंने ऑप्शन डी सोचा है राइट, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी के यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन सा है? ए कैलकुलेटर, गणना करने का यंत्र, बी अबेकस, अबेकस, सी ट्यूनिंग मशीन, ट्यूनिंग मशीन, डी पास्कलाइन, पास्कलिन। तो पहला गणना यंत्र कौन सा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अबेकस। अबेकस पहला गणना यंत्र है। जब आपने देखा होगा स्कूल के अंदर एक तार के अंदर कुछ गोली सी डाल करके रखे हैं, साइड में करते हैं, 4 एक तरफ कर दी प्लस 7 और कर दी, कितनी हो गई? तो अबेकस, अबेकस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फ्यूल, प्राथमिक ईंधन कौन सा है इनमें से? ए चारकोल, बी कोयला, सी पेट्रोलियम, डी इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक ईंधन कौन सा है? जो ऑप्शन बी को बोल रहे हैं दे आर राइट, कोल, कोयला, कोयला प्राथमिक ईंधन है, कोल इज ए प्राइमरी फ्यूल। नेक्स्ट, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ, वनस्पति विज्ञान खालिस्तान का अध्ययन है। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी किसकी स्टडी है? ए बर्ड्स लाइफ, पक्षियों का जीवन, बी एनिमल्स लाइफ, जानवरों का जीवन, सी प्लांट लाइफ, पौधों का जीवन, डी ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन। बॉटनी किसका है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्लांट्स लाइफ, पौधों का जीवन, स्टडी ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ प्लांट को हम क्या बोलते हैं? बॉटनी। और ये ए में क्या दिया था? बर्ड्स लाइफ, स्टडी ऑफ बर्ड्स, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी, 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 ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या है? पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। एनिमल लाइफ, जानवरों का अध्ययन, जानवर, जू से याद रख लो, जू, जू में जानवर रखते हैं ना, जू, सो जूलॉजी, जूलॉजी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जानवरों के अध्ययन को जूलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी, और ह्यूमन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ANTHRO, एंथ्रोपोलॉजी, POLOGY, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस ऑकर्स मैक्सिमम इन, प्रकाश संश्लेषण में खालिस्तान में अधिकतम होता है कौन सी रोशनी में? सफेद रोशनी, नीली रोशनी, लाल रोशनी, हरी रोशनी। कौन सी रोशनी में सबसे ज्यादा होगा प्रकाश संश्लेषण? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रेड लाइट। लाल रोशनी में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, और उसके बाद सबसे अधिक होता है नीली रोशनी, ब्लू लाइट सेकेंड नंबर पे, ग्रीन लाइट बिल्कुल कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इनमें से कौन सा रक्त संचारण में सहायक है? ए लिम्फोसाइट्स, सफेद रक्त कोशिकाएं, बी ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु, सी मोनोसाइट्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा दिया राइट, लिम्फोसाइट, सफेद रक्त कोशिकाएं, ये
रक्त के संचालन में सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट हाई अल्टीट्यूड नोज ब्लीडिंग ऑकर्स ड्यू टू, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है? किस कारण नाक से खून बहने लगता है जब अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो? ए नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बी सीवियर कोल्ड, अत्यधिक सर्दी। सी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, निम्न वायुमंडलीय दबाव। डी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उच्च वायुमंडलीय दबाव। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना हाइट पर जाते जाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। शरीर में ज्यादा प्रेशर है, बाहर कम है, तो ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। जैसे पुराने टाइम में हवाई जहाज में बैठते समय जो फाउंटेन पेन की इंक नीचे ही निकलवा देते थे, क्योंकि नहीं तो जब जहाज उड़कर हाइट पर जाएगा बाहर प्रेशर कम होगा, शरीर में ज्यादा है यानी उस पेन में भी ज्यादा है और वो ज्यादा बाहर निकल जाएगा, आपकी पॉकेट खराब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट यूनिट फॉर मेजरिंग टेरेस्ट्रियल डिस्टेंसेस? टेरेस्ट्रियल दूरी मापने की सही इकाई क्या है? लंबी दूसरे ग्रहों तक की दूरी मापने की। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। कौन से है? सो ए इज द राइट आंसर, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड अराइज बी अरेंज? अराइज शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है? अराइज कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 हैं। ये मैं 5 बॉक्स बना देता हूं। 1 2 3 4 और 5, 5 बॉक्स हो गए। अभी अराइज शब्द लिखना है मुझे, तो इस पहले बॉक्स में मैं पांचों में से कुछ भी लिख सकता हूं। पहले में यहां पर मैं ए भी लिख सकता हूं, आर भी लिख सकता हूं, आई भी लिख सकता हूं, एस भी लिख सकता हूं, ई भी लिख सकता हूं। पांचों लिख सकता हूं। ओके, इस बॉक्स में मैं पांचों लिख सकता हूं। दूसरे बॉक्स में 5 में से एक तो यहां लिखा गया, एक लिखने के बाद अभी 4 बचे। कोई भी 4 ले लो, जो भी एक यहां मान लिया हमने, तो यहां से इस बॉक्स से 4 लिख सकता हूं। अगले बॉक्स से अभी 2 तो हो गए, एक यहां रह गया, एक यहां रह गया, 5 में से 2 गए 3, तो यहां पर हम 3 ही तरह से लिख सकता हूं। 3 ही चॉइस मेरे पास। देन नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 1। ठीक है, ये लिख लिया। अभी क्या करो, इनके सभी के आपस में गुणा कर दो। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 चौका 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 120। तो कितनी बार लिख सकता हूं? 120 बार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 120 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन सेल्स 400 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 मैंगोज, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? एक आदमी 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ या घाटा हुआ? कैसे बेचता है? 320 आमों के क्रय मूल्य पर, 320 का क्रय मूल्य, यानी मैं लिखता हूं 320 का क्रय मूल्य को मैं लिख देता हूं, चलो क्रय लिख देता हूं, क्रय, और किसके बराबर है ये? 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है, 400 आम बेच देता है, यानी 400 का विक्रय मूल्य, ये बराबर है इक्वल टू 400 का विक्रय मूल्य, 400 का विक्रय मूल्य, ये बराबर है। अभी मैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को इधर ले आता हूं, क्रय मूल्य इधर है, ऊपर हो गया क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य इक्वल टू, इसको मैं इधर ले आया तो नीचे में आएगा, उधर 400 तो है 400, और इस 300 को उधर ले जाता हूं, ये 300 जब यहां लाऊंगा नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में का मतलब गुना, तो बटा 320। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, यानी क्रय मूल्य 400 रुपए है, विक्रय मूल्य 320 है। ये तो घाटा हो गया, 400 वाली चीज 320 में गई है, क्या हो गया? घाटा हुआ, हानि हो गया। कितने का हानि हुआ? 400 माइनस 320, यानी 80 का हानि हुआ। ये 80 का हानि कितने पर हुआ? 400 पर हुआ। 400 पर हानि कितना हुआ? 80। 400 पर हानि 80, हमें तो 100 पर निकालना है। 100 इसका चौथा हिस्सा है, 4 से भाग दे दोगे तो 100 हो जाएगा, तो यहां भी 4 से भाग दे दो, यानी 20 आ जाएगा। भाई 400 पर हानि 80 है, नहीं निकालो, 400 पर हानि 80 है तो 100 पर कितनी होगी? यानी 80 बटे 400 गुना 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 4 कटा 20 बार, सो 20%, और वो भी हानि, 20% हानि। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 20% हानि होगी। ये इतना करने की बजाय आप यहीं से कर सकते थे, भाई 400 पर हानि 80 है, 100 पर कितना? 100 इसका चौथा हिस्सा है, 4 से भाग देते 100 हो जाता है, इसको भी 4 से भाग दे दो, हो गया 20% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड 30% ऑफ 1500 प्लस 600। ज्ञात करो 30% ऑफ 1500 प्लस 600। 30% का मतलब क्या होता है? 30/100 और 30% एक ही बात होती है। इसको आप चाहे 30% लिखो चाहे 30/100 लिखो। 30/100 ऑफ का मतलब होता है गुना, का मतलब गुना। यहां पर है 16 1500 और 600, दोनों का जोड़ कितना हो गया? 1500 600 2100। बस यही सोल्व करना है आपको। 2 0 से 2 0 गया, 21 तिया 63 और आगे एक 0, 630। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 630, 630। नेक्स्ट क्वेश्चन, a motorboat takes 2 hours to travel a distance of 9 kilometers down the current and it takes 6 hours to travel the same distance against the current. The speed of the boat in still water and that of the current is respectively। एक मोटर बोट प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में 2 घंटे का समय लेती है और प्रवाह की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। तो बोट की चाल किलोमीटर में, स्थिर जल में बताएं, किलोमीटर प्रति घंटा में। ओके, तो ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले स्थिर जल में बोट की चाल, ठीक है, स्थिर जल में बोट की चाल, इसको हमेशा मानिए x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद जल के प्रवाह की चाल, इसको हमेशा y मानिए, जल के प्रवाह की चाल इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। हमेशा बोट की स्थिर जल में x मानिए और जल के प्रवाह की y में। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए 9 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे का समय लेती है, तो स्पीड क्या होगी भाई? 9 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना? 9/2, 4.5 किलोमीटर 1 घंटे में। और ये है निचली दिशा में, यानी पानी भी बह रहा है, इसी तरह पानी बह रहा है और इसी तरह बोट को बहना है ना, यानी ये दोनों चाल जुड़ जाएंगी, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितने हो जाएगी? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 है ना। 9 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 1 घंटे में 4.5 किलोमीटर। दूसरा है विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। 6 घंटे भाई, 9 किलोमीटर है वो 6 घंटे, 6 घंटे में कितना? 9 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 9/6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 3/2, यानी 1.5 किलोमीटर। x माइनस वाई इक्वल टू 1.5 दिया गया। यहां से मुझे x की वैल्यू मालूम लग जाएगी। ओके, दोनों को जोड़ लो, दोनों जोड़ेंगे तो y से y गया, 2x बच गया, x प्लस x, 2x इक्वल टू 4.5 प्लस 1.5, 4.5 और 1.5 6, सो x इक्वल टू 6/2, यानी 3 किलोमीटर पर आवर। x आगे हमारी स्थिर जल में बोट की चाल तो आ गई। अभी निकालना है प्रवाह की चाल यानी y की वैल्यू निकालना है ना। इसमें कौन सी इसके अंदर भी रख दो, हम यही रख देता हूं मैं पहले वाली में। ये जो था x प्लस वाई इक्वल टू 4.5, x की वैल्यू रख दी यहां पर, x की जगह 3 प्लस वाई इक्वल टू 4.5 एंड y इक्वल टू 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 4.5 माइनस 3 इक्वल टू 1.5, सो y इक्वल टू 1.5। x आ गया था हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा और y आ गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, ए 3 किलोमीटर पर आवर एंड 1.5 किलोमीटर पर आवर, पहला ही है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 600 मीटर इफ द रेशियो ऑफ साइड्स इज 12:13:15, फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड। एक त्रिभुज का परिमाप 600 मीटर है। एक कोई त्रिभुज आपकी है और इसका परिमाप जो है वो 600 मीटर। परिमाप यानी मान लो ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो परिमाप क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप हो गया। सो इसका परिमाप कितना दिया है? 600 मीटर। ये 600 मीटर दिया हुआ है और भुजाओं का अनुपात दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अनुपात क्या दिया है? 1:12 अनुपात 13:15 ये दिया है, ठीक। ओके, अनुपातों का मैं जोड़ करूं तो यानी 12 प्लस 13 प्लस 15, 12 और 13 25 और 15 40, तो ये 40 हो गया है ना। यानी अनुपात के हिसाब से हमारा परिमाप 40 आता है, इसके हिसाब से 600 आता है ना। यानी 40 की वैल्यू 600, 0 से 0 काट दो, 4 की वैल्यू 60
एक की वैल्यू 60/4 यानी 15, एक की वैल्यू 15 यानी सभी 15 गुना है। या फिर ऐसे लिख सकते थे आप 12x लिख दो, 12x प्लस 13x प्लस 15x, है ना, तो वही आ जाएगा 40x, 40x इक्वल टू इतना और x की वैल्यू निकाल लो। सो x इक्वल टू 700/40 यानी 60/4 यानी 15। तो x के 15 आ गई तो सभी साइड है 15 गुना है। तो सबसे बड़े वाली का पूछा है, सबसे लंबे भुजा याद करो, लंबी कौन सा है, 15 वाली है। सो 15 गुना 15 क्या होता है, 15 गुना 15, 15 का स्क्वायर 225। कहां पर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2 to 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, परिमेय और अप्रिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है, परिमेय व अप्रिमेय संख्या का जोड़, कभी परिमेय संख्या कभी अप्रिमेय संख्या, हमेशा एक पूर्णांक, हमेशा एक परिमेय संख्या, हमेशा एक अप्रिमेय संख्या। कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हमेशा एक अप्रिमेय संख्या। देखिए अगर परिमेय के साथ में, अगर परिमेय संख्या और दूसरा अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या, इसका अगर आप जोड़ लगाओगे तो ऑलवेज अप्रिमेय। इसको अगर जोड़ की बजाय, आप अगर जोड़ की बजाय माइनस करोगे, परिमेय माइनस अप्रिमेय या अप्रिमेय माइनस परिमेय एक ही बात है, तो भी यही आएगा। अगर इसकी बजाय आप डिवाइड करोगे, परिमेय डिवाइड बाय अप्रिमेय, वो भी अप्रिमेय ही रहेगा। अगर आप इसको डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर भी अप्रिमेय ही रहेगा, अप्रिमेय, ठीक है। यानी एक परिमेय संख्या और एक अप्रिमेय, चाहे उनको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, अप्रिमेय ही रहेगा, हमेशा अप्रिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व हल करें 50 की पावर 50 बटा 25 की पावर 25। अभी देखिए यहां पर पावर 50 है, यहां पर 25 है, ये 50 की पावर, ये 25 की पावर, तो मुझे कोई एक को इकट्ठा करना पड़ेगा, या तो इसका 50 बनाऊं इस 25 का, या इसका 25 बनाऊं। इसका 25 बनाना आसान है, क्यों, दो हिस्सों में तोड़ देता हूं मैं इसको, 2 × 25, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं 2 की पावर 50 गुणा 25 की पावर 50। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लिख सकता हूं, क्योंकि जब ये गुणा होते हैं तो जब ये दोनों की पावर एक जैसी है और गुणा होती है तो ये दोनों गुणा हो जाएंगी, 25 × 2 50, 50 की पावर 50, और ये एक ही बात है, बटे क्या है 25 की पावर 25। अभी मुझे मिल गया 25 की पावर है ये, और ये भी 25 की पावर है, जब भाग में होती है तो माइनस हो जाती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 50 गुणा, यहां इसको लिखता हूं मैं 25 की पावर 50 तो है, और ये 25 माइनस हो जाएगी, -25, यानी ये हो गया 2 की पावर 50 गुणा 25 की पावर 25, ये आ गया अभी, ठीक है। अभी देखिए यहां पर पावर 25 है, यहां पर पावर 25 है, यहां पर पावर 50 है, तो ये दोनों मैं इकट्ठी कर देता हूं, एक जैसी करने के लिए इसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ देता हूं, 2 हिस्सों में तोड़ूं, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर की पावर 25, बात है कि 25 दूनी 50, 2 की पावर 50 की बात है, गुणा 25 की पावर 25। अभी 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 की पावर 25 गुणा 25 की पावर 25, 4 की पावर 25 गुणा 25 की पावर 25। अभी दोनों की पावर बराबर है, यहां भी 25 है, यहां भी 25 है, तो ये दोनों सिंपल गुणा हो जाएंगी, 25 चौका 100, 100 की पावर 25। कहां पर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 100 की पावर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सम इवेंट कैन ऑकर श्योरली देन द प्रोबेबिलिटी इज, यदि कोई घटना जरूर घटित हो सकती है तो उसकी संभावना क्या है। प्रोबेबिलिटी का कितने से कितना होती है, मैक्सिमम होती है 1 और मिनिमम 0, 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती संभावना। तो यदि कोई घटना जरूर घटित हो सकती है तो संभावना क्या है, पूरी रहेगी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए, एक होगी पूरी। जैसे मैं बोल दूं एक बैग में 10 रेड बॉल है, एक बैग में 10 रेड बॉल, और आपको आंख बंद करके बैग में हाथ देकर एक बॉल निकालना है, तो बताइए लाल बॉल आने की, रेड बॉल आने की कितनी संभावना है। आप कहेंगे 100% है, 100% यानी 1। सो जरूर घटित होगी, जरूर लाल ही आएगी, क्योंकि है ही लाल। अगर मैं उसी बैग में से आपको बोल दूं आंख बंद करके एक बॉल निकालिए और बताइए वो नीली बॉल होने की कितनी संभावना है, आप कहेंगे तो 10 की 10 लाल हैं, तो नीली की तो संभावना 0 है ना, तो उस केस में 0 हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड विच इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। 31, 7, 24, 14, 17, 21, 10, ये नंबर दिए हैं आपको। 31 दिया है, 7, उसके बाद 24, 14, 17, 21, 10,
और आगे आपको बताना है क्या होगा। अभी देखिए ये अल्टरनेट अगर हम देखें 21 और 24 कितना डिफरेंस है 7 है ना। 21 31 31 31 में से 7 गए 24, 24 में से 7 गए 17, 17 में से 7 गए 10, 10 में से 7 गए आगे 3, लेकिन एक एक छोड़ के आता है तो मुझे दूसरे से लेना पड़ेगा। दूसरे में क्या चल रहा है 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो नेक्स्ट यहां पर क्या आएगा 7 चौका 28, 28 इज द राइट आंसर। कहां पर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉलीगन हैज 35 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। एक बहुभुज के 35 विकर्ण हैं, 35 डायगोनल है विकर्ण है, उसकी भुजाओं की संख्या बताइए। अब ये देखिए कोई भी अगर 3 भुजाएं होती हैं तो कोई भी विकर्ण नहीं होता। जैसे त्रिभुज ले लो अपना, एक त्रिभुज है 3 भुजाएं हैं तो विकर्ण कितना है, कोई भी विकर्ण नहीं है ना। अगर मैं 4 भुजा लेता है ना तो आप बोलेंगे कि 2 विकर्ण है, यानी 3 तक कुछ भी नहीं है। यानी कुल मिलाकर जो भी नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ साइड गुणा इस नंबर ऑफ साइड में से 3 को घटा दो और आधा कर दो, उतने डायगोनल होंगे। जितने भी साइड हैं गुणा साइड में से 3 घटाए और आधा कर दिया। तो 35 देखते हैं किसके बनते हैं। पहले तो मैं लेता हूं 11, इस 11 वाले के क्या बनेंगे भाई 11 गुणा 11 माइनस 3 8 बटे 2, 2 चौका 8, 11 चौके, इसमें तो 44 बनते हैं जो कि यहाँ तो 35 दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। दूसरे में 10, 10 में देखूं 10 गुणा 10 माइनस 3 यानी 7 बटे 2, 2 एकम 2, 2 ढाई 10, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 7 35 और इसमें 35 ही बताया है विकर्ण, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 10, 10 होंगे। तो अगर इस फॉर्मूला में आप रखोगे n इंटू एन माइनस 3/2 इक्वल टू 35 करोगे तो फिर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा है। इसकी बजाय सिंपली एक एक ऑप्शन पकड़ो और निकाल करके देख लो। इसका निकाल के देख सकते थे हम 12 का, 12 गुणा 12 में से 3 गए 9, 12 निमा 108, 108 का आधा यानी 54 होता। अगर 54 होता तो 12 होता। इसी तरह 13, 13 के लिए देखें हम तो 13 गुणा 13 में से 3 गए 10, 130, 130 का आधा 65, तो 65 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैट्समैन इन हिज 10th इनिंग मेक्स ए स्कोर ऑफ 72 रन्स एंड thereby increases his average by 3. What is the average after the 10th inning? एक बल्लेबाज 10वीं पारी में 72 रन बनाता है। भाई 10वीं पारी में कितने रन ठोके 72 रन ठोक दिए, जिसके कारण उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 72 रन बनाते ही औसत 3 रन बढ़ गया। 10वीं पारी के बाद का नया औसत क्या है। देखो उसने 72 रन बनाए 10वीं पारी में और औसत कितना बढ़ गया 3 रन, 3 रन औसत बढ़ गया। कुल कितने औसत को बढ़ाने में कितने लगे भाई 10 पारी हैं और 3 के हिसाब से यानी 30 रन तो ये औसत बढ़ाने में लग गए और बाकी जो पहले की औसत थी उतने तो बनाए हैं। टोटल बनाए हैं 72 टोटल बनाए हैं। तो 72 में से 30 गए यानी 42 पहले की औसत थी। पहले औसत 42 थी, उसके बाद 3 औसत बढ़ गई यानी 10वीं पारी में 10 या 30 बढ़ गए इस 72 की वजह से 42 और 30 72, यानी पहले 42 थी। 10वीं पारी के बाद का नया औसत क्या होगा। इसके बाद क्या होगा 10वीं पारी के बाद, ये 10वीं पारी से पहले की है। 10वीं पारी में 3 का औसत बढ़ चुका है तो प्लस 3, सो 42 और 3 45 रन होगी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब होगा। 10वीं पारी में 72 रन बनाए जिसके कारण 3 रन बढ़ गए यानी 10 या 30 रन तो औसत बढ़ाने में लग गए और बाकी जो थे वो औसत के हिसाब से थे। सो 72 में से 30 गया 42 यानी पहले औसत 42 थी और अभी बाद में 3 और बढ़ गई 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 2 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 28, द सम ऑफ द नंबर्स इज। दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उनका योग ज्ञात करें। भाई 2 संख्या है उनका अंतर, मान लो एक संख्या x है एक y है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, 2 संख्या मेरी एक x एक y है, दोनों का अंतर 2 है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। उसके बाद दिया है दोनों के स्क्वायर का अंतर 28 है, यानी उसके बाद फिर दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 28 और पूछा क्या है उनका योग, यानी एक्स प्लस वाई पूछा है। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हो गए भाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें आपको x माइनस वाई आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है x प्लस वाई पूछ रखा है।
तो यहां पर वैल्यू रख दो, x प्लस वाई इंटू ये क्या है x माइनस वाई 2 इजकल टू ये कितना है 28। अभी x प्लस वाई का वैल्यू x प्लस वाई इजकल टू 2 उधर चल जाएगा, 28/2 इजकल टू 14 सही जवाब होगा 14। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 14। तो आपको पूरा x और y की वैल्यू निकाल कर देखने की जरूरत नहीं, x क्या है y क्या है, वैल्यू पूछा है इन्होंने, x प्लस वाई पूछा है, यानी इस फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन दिया है। अदरवाइज दो दो नंबर लेकर के आप मालूम भी कर सकते थे, जैसे मैंने 4 का कर लिया, 6 ले लिया, 4 चौके 16, 6 छिका 36, डिफरेंस है क्या 28 नहीं है, ओके 5 और 7 का कर लिया है? या 6 और 8 का कर लिया, 6 छिका 36, 8 8 64, 64 और इनका डिफरेंस 28 है, यानी वो संख्या 6 और 8 है, एक 6 है और एक 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन संख्या अलग अलग नहीं पूछा, जोड़ पूछा था तो इस हिसाब से निकालिए। अगला सवाल, द एवरेज एज ऑफ 7 बॉयज इज 20। 7 लड़कों का 7 का एवरेज कितना है 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 का, 7 का टोटल 20 7 140, यानी टोटल उम्र 140 है, सातों की एवरेज 20 है तो कुल मिला के 140 है। द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 6 बॉयज इज 19 1/2 19.5 है, पहले 6 का, तो 6 का टोटल कितना हो जाएगा, 6 का टोटल यानी 19.5 गुना 7, 19.5 गुना 6, 19.5 गुना 6, 19 5 95, 19 6 114, 114 थे हो गए, 114 और आधे आधे 6 बार यानी 3 ऊपर, 114 और 3 117। ठीक भाई, 7वें लड़के की आयु आपको बतानी है भाई, सातों का टोटल 140 है, पहले 6 का टोटल 117 है, तो बाकी जो बचा हुआ है वो 7वें का है, तो 7वें की आयु, 7वें की आयु इक्वल टू 170 140, 140 माइनस 117 यानी 23 साल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 23 ईयर्स। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा इधर देख लेते, 19.5 साल पहले 6 की, सभी का एवरेज 20 है, तो एवरेज से कितना कितना कम है, ये 19.5 है, तो आधा आधा, तो 6 में मिलकर कितना हो जाएगा 3 कम हो जाएगा भाई, इन 6 ने एवरेज को 3 कम कर दिया, यानी अकेला जो सातों बचा वो 3 ज्यादा एवरेज से, एवरेज है 20 तो 20 से 3 ज्यादा यानी 23 है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 5 25 125, आगे क्या आएगा देखने पे मालूम लगा, देखिए 5 5 5 25 25 5 125 125 5 125 इंटू 5 करेंगे तो 625, कहां पर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 625। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can do a work in 10 days and 15 days respectively. If A starts on the work and they work alternative day, in how many days will the work be completed? A और B एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि A काम शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़कर दोनों बारी बारी से काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म होगा? A कितना दिन में करता है? A करता है 10 दिन में, B करता है 15 दिन में। काम कितना माने? काम वो मानेंगे जो इन दोनों के गुणा में आए, दोनों के टेबल में आए। 15 दूनी 23, 10 दिया 30, 30 दोनों के टेबल में आ रहा है यानी एलसीएम। ओके, टोटल काम भाई 30 था, ठीक है। ए 10 दिन में कर रहा है तो एफिशिएंसी क्या है कि एक दिन में कितने काम कर देगा भाई? आप कहेंगे 3 काम करेगा एक दिन में, तभी तो 10 दिन के अंदर 3 के हिसाब से 30 काम हो जाएंगे। बी 15 दिन में करता है तो बी की एफिशिएंसी क्या है? तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 15 दूनी 30, 2, रोजाना 2 काम कर रहा है अभी, है ना। 15 दिन तक 2 काम करके 30 काम कर देगा, ये दिया इसने। अभी बोला ए काम शुरू करे और एक एक दिन छोड़ के करे। देखो पहले दिन ए ने किया, उसके बाद बी करेगा। ए कितना काम कर देगा? 3, पहले दिन 3 काम कर दिया इन्हें। दूसरे दिन बी आया, इसने 2 किया। उसके बाद फिर ए आएगा 3, फिर बी आएगा 2, है ना। यानी कुल मिलाकर यहां तक 5 काम हो चुके हैं और दिन लगे हैं 2। जो 5 काम हो चुके हैं वो 2 दिन में हो चुके हैं। मुझे 30 काम करने हैं कितने दिन में? भाई 5 काम 2 दिन में, 1 काम 2/5 और 30 काम 2/5 गुणा 30, 5 एकम 5, 5 6 30, 6 दूनी 12 दिन जवाब होगा। 12 दिन में कर देंगे भाई। मान लो उनको 30 कुर्सियां बनानी थी, ये 3 कुर्सी रोजाना बनाता है, ये 2 बनाता है। ये पहले दिन 3 बनाएगा, ये दूसरे दिन 2 बनाएगा। 2 दिन में 5 हो जाएंगी, है ना। 5 2 दिन में हो जाएंगे, लेकिन 30 करना है। 5 का 6 गुना तो 2 का 6 गुना, 2 6 12 दिन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 12 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द सीरीज 3 5 7 9 11। ये दिए हैं 3 5 7 9 और 11,
इनमें से ओड क्या है वो आपको बताना है। देखते ही मालूम लग रहा है ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, ये 11 भी प्राइम है। सो ये प्राइम नहीं है। सो कौन सा आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 9। बाकी सभी प्राइम नंबर हैं, विषम संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू ए जेंटलमैन दिनेश सेड हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माय डॉटर्स फादर, हाउ इज द जेंटलमैन रिलेटेड टू दिनेश। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा उनका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। व्यक्ति का दिनेश के साथ क्या संबंध है? भाई ये है मिस्टर दिनेश डी, एक व्यक्ति की तरफ, यहां पर कोई एक व्यक्ति है उसकी तरफ इशारा कर रहा है, इशारा करके बता रहा है, क्या बता रहा है? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा उनका एकमात्र भाई, ये है इनका भाई, इनका भाई, भाई के लिए मैं एरो लगा देता हूं बीच में, है ना। ये दोनों एक ही माँ बाप के हैं, यानी भाई हैं, यानी दोनों भाई हैं। इसकी तरफ इशारा करके रहा है इनका भाई, इशारा करते दिनेश ने कहा उनका एकमात्र भाई, अकेला ही भाई है मेरी बेटी का, अभी आपने पे लिया है इसकी बेटी, इसकी यहां पर कोई बेटी है दिनेश की, मेरी बेटी के पिता का पिता है। बेटी का पिता कौन होगा? डी, और डी दिनेश, और दिनेश का पिता कौन होगा? ये, यानी ये इसका पिता है, दिनेश का पिता है। तो इसका इसके साथ क्या होगा? ये पिता का भाई है भाई, पिता का भाई क्या होगा? अंकल। सो अंकल इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द नंबर पेयर ऑब्लिक ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। निम्न में से नंबर जोड़ी समूह चुने जो दूसरों से अलग है। 42 4, 15 5, 2 32, 6 36। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहां पर देखिए ये सभी पहाड़े में, जैसे 2 है, 2 के पहाड़े में आता है 2 गुना 16 32, ठीक है। ये भी पहाड़े में 5 5 3 15, ये भी पहाड़े में 6 6 6 36, ये पहाड़े में नहीं है 4 4 के पहाड़े में 42 नहीं आता, 4 ढाई 40 होता है, आगे 44 होता है, इसलिए ऑप्शन ए दूसरों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 7 AM थ्रू हाउ मेनी डिग्री विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन क्लॉक शोज 1 PM। एक स्टिक घड़ी सुबह 7 बजे दिखाती है, अब घड़ी में दोपहर के 1 बजे दिखता है, तो घंटे वाला कांटा कितने डिग्री घूमता है? ये आपके घड़ी है, ये आपके 12 हैं, ये आपके ऑपोजिट में इसके 6 हैं, यहां पर कुछ 3 होगा, यहां पर 9 होगा ऑपोजिट में, यहां पर ये कुछ 7 की बात कर रहा है, यहां पर 1 होगा, 1 की भी बात हो रही है। ओके, अब ये घड़ी स्टिक दिखाती है 7, यानी ये घंटे वाली सुई है, छोटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 7 के ऊपर है 7 AM, उसके बाद ये चलती हुई ऐसे रोटेट करके जाएगी, है ना। और दोपहर का 1 बजेगा कहां आ जाएगी? यहां पर आ जाएगी, है ना। पहले यहां ध्यान रहे 180 डिग्री घूम चुकी है, तो घंटे वाला कांटा कितने डिग्री घूमता है? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 180 डिग्री, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, man is coded as woman, woman is coded as girl, girl is coded as boy, boy is coded as worker, then 6 year female is coded as। पुरुष को महिला, महिला को लड़की, लड़की को लड़का तथा लड़का को कार्यकर्ता के रूप में एक कोड भाषा में लिखा गया है, तो उस कोड में 7 साल की महिला का कोड क्या होगा? भी देखो मैन है, मैन को कोडेड क्या किया? मैन की जगह इन्होंने कोड करके लिखा वोमेन, ठीक है, ये कोडेड वाला है। मैन को वोमेन, वोमेन इज कोडेड एज गर्ल, वोमेन को क्या? गर्ल, वोमेन कोडेड एज गर्ल, वोमेन कोडेड एज गर्ल, गर्ल इज कोडेड एज बॉय, गर्ल इज कोडेड एज बॉय। उसके बाद बॉय इज कोडेड एज वर्कर, बॉय को क्या किया? वर्कर, ठीक है। देन 6 ईयर फीमेल इज कोडेड एज, 6 ईयर फीमेल, 6 साल की फीमेल क्या होगी? 6 साल की फीमेल यानी गर्ल होगी, है ना। तो उस कोड में 6 ईयर्स या 7 साल लिखा है, कोई बात नहीं 6 ही लिख लो यहां पे। सो 6 साल की महिला का कोड क्या होगा? 6 साल की महिला यानी गर्ल है, और गर्ल का कोड क्या है? बॉय है। सो बॉय इज द राइट आंसर। बॉय कहां पर है? ए, लड़का। तो ये थे आपके सभी 50 क्वेश्चन ओरिजिनल आर्मी जीडी ओरिजिनल पेपर हैदराबाद के। होप आपको समझ में आए होंगे। अगर इस पेपर में आपके 40 तक ठीक बन रहे हैं तो लेवल सही बोला जाएगा, उससे अगर कम बन रहे हैं
तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। ठीक है, चलता हूं, कल फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक राम राम, नमस्कार, जय राम जी की, सत श्री अकाल, सारांश।